इस राम के बच्चे को मैं छोड़ूंगी नहीं। दरवाजे पे बैठकर वो कोई इंतकामी कार्रवाई सोचने बैठ गई। इसे किसी मौके की तलाश थी जब वो इससे बदला ले सके, और ये मौका इसे बहुत जल्द ही मिल गया। दोपहर के वक्त जब धूप काफी तेज हो गई तो राम दरख्त के नीचे बड़े मजे से लेटा था। वो अक्सर वही दरख्त के नीचे खेलती और वही सो जाती। इसने उरूज को इस खतरनाक प्लान में शामिल किया और चुपके से कमरे में आकर बैग से अपना काला मार्कर उठाया। जन्नत बुआ इस वक्त किचन में रोटियां पका रही थी। दादी तो सोती रहती है हर वक्त। वो और उरूज कमरे से बाहर निकल आए और राम के पास आकर बैठ गए। गुड़िया ने मार्कर का टॉप हटाकर इसके मूछे बना दी और इसके गालों पे मोटा मोटा लिख दिया, बिल्ली जैसे आंखों वाले। जब वो बेदार हुआ तो आंखों को मसलते हुए घर की तरफ चल पड़ा। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो मधु इसे देखकर पहले तो हैरान हुई, फिर किलकिलाकर हंस पड़ी। वो हैरानी से माँ को देखने लगा। मधु ने आईना उठाकर इसके सामने किया और वो जितना शर्मसार था इससे ज्यादा इसे गुस्सा था। वो भी राम था, इसे इतनी आसानी से कैसे माफ कर सकता था, और इसका बदला इसने कुछ यूं लिया। शाम के वक्त जब गुड़िया सो रही थी तो इसने च्युइंगम इसके बालों में चिपका दिया। ये बदला काफी जानदार था। वो गुड़िया के 14 तबक रोशन कर गया। वो बेचारी नाये तेल लगाए लेकिन वो च्युइंगम उतर ही नहीं रहा था। इसने राम को खूब बुरा भला कहा और दिल ही दिल में इसके मरने की दुआ मांगी। दादी को बताने का कोई फायदा नहीं था। वो ये कहकर टाल देती, ये सब तुम्हारी इस मनुष्य दिल की वजह से हुआ है। और फिर इसने राम से मुकम्मल कट्टी लगा ली। वो इससे बिल्कुल नाराज हो गई। हालांकि राम ने इसे मनाने की कोशिश भी की और इसे खूबसूरत फूल भी दिए, मगर वो पक्की नाराज थी। लेकिन बच्चों की नाराजगी भला कब तक कायम रहती है। छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं और फिर खुद ही एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अगली सुबह वो तीनों अपनी बारी बारी बस्ते उठाए स्कूल से वापस आ रहे थे। इनकी ये आदत हमेशा से थी। वो वापस आते वक्त 1 घंटा वही बर्फ पे बैठकर घर बनाते और इस दिन भी इन्होंने ऐसे ही किया। वो बर्फ के घर बनाने लगे और गोले बना बना कर एक दूसरे को मारने लगे। तब अचानक एक शख्स इन तीनों के पास आया। उरूज और राम ने हैरत से इसे देखा, लेकिन गुड़िया इसे पहचान गई। ये वही शख्स था जो उस दिन जन्नत बुआ से बातें कर रहा था। वो काफी देर तक इनके साथ बैठा बातें करता रहा। इसने सबको चॉकलेट्स भी दिए और फिर इसने चुपके से गुड़िया को इशारा करके इसे कुछ फासले पे अपने पास बुलाया। गुड़िया जब इसके पास गई तो इसने जेब से सफेद रुमाल निकालकर इस पे पेन से कुछ लिख कर दिया, ये चुपके से इस लड़की को देना जो उस दिन तुम्हारे साथ थी। इसने रुमाल गुड़िया के हाथों में दिया। इसने हैरान होते हुए वो रुमाल पकड़ लिया। राम और उरूज अभी तक हैरान होकर इन्हें देखने लगे, लेकिन वो कुछ फासले पर थे, इसलिए इनकी बातें सुन ना सके। गुड़िया ने रुमाल अपने बस्ते में इन दोनों से नजर बचाकर डाल दिया। क्या कह रहा था वो? राम ने पूछा। सच बताओ क्या? इसने राम की तरफ देखा। इसने सर अस्बात में हिलाया। उरूज भी इसे देख रही थी। वो कह रहा था, बिल्ली जैसे आंखों वाले लड़के से दूर रहना। राम ने खफगी से इसे घूरा और वो किलकिलाकर हंस पड़ी। फिर वो तीनों अपने ही बनाए बर्फ के घर खराब करके घर की तरफ आए। गुड़िया ने इन्हें सही बात नहीं बताई और ना ही वो बताना चाहती थी, क्योंकि बुआ ने मना किया था। इस रुमाल पे क्या लिखा था और बुआ का इससे क्या रिश्ता है, ये सोचने की अभी इसकी उम्र नहीं थी। घर आकर सबसे पहले वो किचन में गई, जहाँ बुआ सालन के नीचे लकड़ियां लगा रही थी। इसे देखकर वो मुस्कुरा दी। गुड़िया ने आसपास अच्छी तरह देखकर वो रुमाल बाहर निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाया। ये क्या है? इसने हैरान होकर पूछा। ये इस अंकल ने दिया है। गुड़िया ने सरगोशी की। किसने? फौरी तौर पर तो वो समझ नहीं सकी गुड़िया किसकी बात कर रही है। वही जो उस दिन आपको मिला था जब आप लकड़ियां काट रही थी। और जन्नत ने डर कर वो रुमाल ऐसे छुपाया जैसे इसमें कोई बॉम्ब हो। दिल को कुछ होने लगा था। तुमने ये बात राम और उरूज को तो नहीं बताई ना? इसने खौफजदा होकर पूछा और गुड़िया ने माथे पे ऐसे हाथ मारा जैसे जन्नत की अकल पे मातम कर रही हो। मैं बहुत सयानी हूँ बुआ, मैंने किसी को नहीं बताई ये बात। फिर इसने सारी तफसील सुनाई। जन्नत का डरा हुआ चेहरा कुछ दुरुस्त हुआ। ठीक है, शाबाश। इसने गुड़िया के गालों की चुटकी काटी। इस रुमाल में जो लिखा था वो इस वक्त नहीं पढ़ सकती थी, लेकिन पढ़ने के लिए बेताब बहुत थी। कभी कभी घड़ी की सुइयां बहुत आहिस्ते हो जाती है।
जैसे इस दिन हुई थी। इसने रात होने का इतनी शिद्दत से इंतजार कभी नहीं किया, और इस दिन जब वो इंतजार कर रही थी तो रात काफी तवील नजर आने लगी। जब इसे यकीन हुआ सब सो गए हैं तो इसने खिड़की खोलकर चांद की रोशनी में रुमाल पे लिखे वो अल्फाज पढ़ने की कोशिश की। अस्सलामुअलैकुम, मुझे नहीं मालूम मोहब्बत क्या है, लेकिन आपको देखकर मोहब्बत के वजूद पे यकीन आने लगा है। मैं आपको नहीं बता सकता आप मेरे लिए क्या है, लेकिन आपको देखने के बाद मैं अपने आप में नहीं हूँ। मैं खुद को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मैं कहीं खो गया हूँ। आप ही मुझे मुझ तक पहुँचा सकती हैं। यूँ मेरे दिल की दुनिया को ना उजाड़े, मुझे अधूरा ना करे। मोहब्बत गुनाह नहीं है, मोहब्बत तो इबादत है। गुनाह तो तब होगा जब आप किसी के सच्चे जज्बों की तौहीन करेंगी, किसी का दिल तोड़ेंगी। दिल तोड़ने से बढ़कर कोई दूसरा गुनाह नहीं है दुनिया में, और आप ये गुनाह ना करें। एक लड़का जो सुबह से कह कर रात तक सिर्फ इस उम्मीद के सहारे बर्फ पे खड़ा रहता है कि इसकी मोहब्बत लौट आएगी, इस लड़के पे रहम करें। जान से बढ़कर अजीज रोहेब। इसे एहसास नहीं हुआ वो रो रही थी। क्यों रो रही थी, इस बात का जवाब वो लड़की भी नहीं दे सकती थी। इसने रुमाल को आंखों से लगाया, एक अजीब खुशबू इसके अंदर तक उतर गई। रोहेब। इसने नम आंखों से मुस्कुराकर इस नाम को दोहराया। तो क्या इसका नाम रोहेब था और वो इससे इतनी मोहब्बत करता है? इसने एक बार फिर इन लफ्जों को पढ़ा, फिर और इसी तरह 20 बार वो वही अल्फाज दोहराती रही। ये क्या था? क्या ये मोहब्बत थी? मगर इसे मोहब्बत क्यों हो गई? वो तो अभी कच्ची कली थी, और दिल ने इसके साथ क्या कर दिया? वो कमरे में टहल रही थी बेचैनी से। ये तो तय था कि वो आज रात सो नहीं पाएगी, लेकिन असल उलझन इसे खत को लेकर होने लगी। क्या मुझे जवाब देना चाहिए, इससे राब्ता करना चाहिए? लेकिन अगर अल्लाह ताला नाराज हो गए तो? मोहब्बत इबादत है इसने कहा, और वो इस लम्हे इसने चांद को गवाह बनाकर एतराफ किया। वो इससे मोहब्बत करती है और दिल के सामने आ चुकी है। इस दिन आसमान पे मौजूद बादलों ने बरसना शुरू कर दिया। जगह जगह पानी के साथ साथ बर्फ नजर आने लगा। बारिशों में वहाँ के मकीन घरों में घुसकर आग के जरिए सर्दी का मुकाबला करने की कोशिश करते, लेकिन यही वो मौका था जब वो तीनों बच्चे अपने किसी शैतानी कारकर्दगी को तश्कील देते। इस दिन भी जो ही बारिश जरा देर को थमी, वो तीनों बच्चे राम, उरूज और गुड़िया घर से निकलकर बागीचे की तरफ आए। इरादा इनका खूबानियां तोड़ने का था। ये ख्याल सबसे पहले गुड़िया के दिमाग में आया और इसने इस प्लान में इन दोनों को भी शामिल कर लिया। सभी घर वालों से बचते बचाते वो बाहर निकल आए। सर्दी अभी भी उरूज पर थी। इन्होंने स्वेटर्स और गरम गरम लिबास से खुद को मुकम्मल तौर पर ढांप रखा था। बागीचा घर से कुछ फासले पर ही था, जिसके चारों तरफ लोहे की बाड़ थी। वो कोई मामूली बाग नहीं था, दूर दूर तक फैला था, जिसमें खुबानियों के साथ साथ सेब के भी दरख्त थे और कुछ सब्जियां भी। लोहे की बाड़ के ऊपर लोहे का छत भी था। वो चौधरी अफजल का बागीचा था और इसकी निगरानी भी काफी मजबूती से की गई थी। दरवाजे पे ताला ही होना था, लेकिन वो लोग दरवाजे से जाते ही कबते। बागीचे के बाएं तरफ एक जगह से बाड़ टूटा हुआ था। वो तीनों वहीं से अंदर दाखिल हुए। ये इनका पहला तजुर्बा नहीं था। वो पहले भी कई बार ऐसा कर चुके थे, इसलिए इन्हें कोई मुश्किल पेश नहीं आई। अंदर आते ही तीनों ने सुकून का सांस लिया और कुछ देर वहीं बैठकर थकावट दूर करने लगे। फिर गुड़िया खड़ी हो गई। आ भाई, तो तुम दोनों गौर से मेरी बात सुनो। उरुज, तुम दीवार के पास खड़ी रहोगी और बिल्ली जैसे आंखों वाले तुम इस दरख्त पर खड़े होकर बाहर देखोगे। अगर कोई आ जाए तो मुझे बाखबर कर देना और मैं इस साइड वाली दरख्त पे चढ़ूंगी। इसने बाड़ के करीब ही एक दरख्त की तरफ इशारा किया। आई बात समझ में? इसने सवालिया निगाहों से दोनों को देखा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। राम बिगड़ गया, बहुत चालाक हो तुम। खुद इस दरख्त पे क्यों नहीं चढ़ जाते? इसलिए ना कि कोई आ जाए और तुम छलांग लगाकर बाहर कूद जाओ। इसने अपना माथा पीट लिया। असल में इसका इरादा कुछ ऐसा ही था। अरे नहीं बुज़दिल कहीं के, लड़के होकर डरते हो? इसने राम को टोका। नहीं, डरता नहीं हूँ। अच्छा, एक शर्त पे जाऊंगा, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो। गुड़िया ने घूर कर इसे खूनख्वार नजरों से देखा। वो हमेशा इसे तंग करने के लिए ऐसा ही कहता था। बाढ़ में जाओ तुम, मैं खुद ही चली जाती हूँ, कहकर वो इसी दरख्त पे चढ़ गई। राम और उरूज भी अपने अपने काम में लग गए। दरख्त पे चढ़कर इसने कुछ खुबानियां तोड़कर नीचे गिराई और कुछ वही दरख्त के ऊपर काने बैठ गई।
उरुज और राम भी यही कर रहे थे। देखते ही देखते जमीन पर खुबानियों का एक ढेर इकट्ठा हो गया। फिर वो तीनों दरख्तों से नीचे उतर आए और सबको इकट्ठा करके गिनती करने बैठ गए। इन सब की लीडर इस वक्त गुड़िया बनी हुई थी, क्योंकि वो गैर मामूली चालाक थी। इनमें खुद को बड़ा बनाने का इसे बहुत शौक था। 3 हिस्से हो गए, ये तुम्हारा हिस्सा। इसने उरूज की तरफ कुछ खुबानियां बढ़ाई जो इसने गनीमत समझकर समेट लिए। और ये तुम्हारा हिस्सा। इसने गोया एहसान करके राम को भी इसका हिस्सा पहुंचा दिया। वो तीनों वही खाने बैठ गए। और मेरा हिस्सा कहाँ है? ये आवाज सामने से आई थी और जितनी मानूस थी इतनी दिलकश भी। इन तीनों को अचानक खुबानियां कड़वे लगने लगे। डर के मारे तीनों खड़े हो गए। गुड़िया के झोली से खुबानी ठप ठप नीचे गिरे। वो आवाज पाख्ता होकर सामने देखने लगी। ये आल राम और उरूज का भी था। जन्नत सामने सीने पे हाथ बांधे मुस्कुराहट दबाए खड़ी थी। इतनी मेहनत से की गई चोरी के पकड़े जाने की इन्हें उम्मीद नहीं थी, लेकिन जन्नत हमेशा इनकी चोरी पकड़ लेती। वो समझ नहीं पाते इसे ये सब कैसे पता चल जाता है। वो छोटे छोटे कदम उठाती इनके बिल्कुल सामने आ गई और घुटनों के बल बैठकर इनके कद के बराबर हो गई। आज जीत तो चोर पार्टी। तुम लोगों के इस गैंग का लीडर कौन है? ऐसे पूछा जैसे पुलिस तफ्तीश कर रहा हो। उरूज और राम की निगाहें बेसाख्ता गुड़िया की तरफ घूम गई। इसने गुस्से से दोनों को देखा। मम्मा, मुझे क्या ऐसे देख रहे हो? वो कांपते ओंठों से बोली। तो गुड़िया रानी, मैंने तुम्हें समझाया था ना, इस दिन के चोरी करना बुरी बात है। और तुम्हें अब्दुल कादिर जेलानी वाली कहानी भी तो सुनाई थी ना। गुड़िया पर गड़ो पानी फिर गया। वो निगाहें झुकाए खड़ी थी। राम और उरूज भी शर्मिंदा नजर आ रहे थे, लेकिन खुबानी कहना गलत तो नहीं है ना। वो अपनी दिफा में कुछ ना कहती, ये तो नामुमकिन था। अपनी गलती की तो वो सबसे बड़ी वकील थी। खुबानी कहना गलत नहीं है, लेकिन इस तरह छुप कर चोरी करना गलत है। और ये बात तो तुम लोगों को भी मालूम है, इसलिए तो चुपके चुपके आए हो। और इंसान चुप कर वही काम करता है जिसके बारे में मालूम हो वो गलत है। जिंदगी बहुत मुख्तसर होती है, इंसान को मालूम ही नहीं चलता कब गुजर गई। इसलिए इसे अच्छे कामों में इस्तेमाल करना चाहिए। इसे इस वक्त जन्नत की लेक्चर में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जन्नत ने इसे आखिरी वार्निंग देकर माफ कर दिया। रात के वक्त कमरे में अंगीठी जल रही थी जो सर्दी का सर तोड़ मुकाबला करने में लगी हुई थी। जन्नत चारपाई पर लेटी थी और इनके दाएं तरफ राम था, बाएं तरफ उरूज और गुड़िया लेटी थी। रात के वक्त वो रोजाना इसके पास कहानी सुनने आते और राम तो कभी कभी वही सो जाता। मधु जितना भी मना करती, लेकिन वो घर नहीं जाता था। कहानी सुनाने की जिम्मेदारी पहले दादी की होती थी, जो इन्हें अपने दौर के वाकयात सुनाती थी, जो बच्चे ज्यादा दिलचस्पी से नहीं सुनते थे। लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर था। एक तो दादी ने सरदर्द का बहाना करके इन्हें टाल दिया और जन्नत ने तीनों बच्चों को कहानी सुनाई जो कि जंगल और परियों की थी। बस इसके बाद बच्चों ने तो तय कर दिया कहानी जन्नत बुआ से ही सुना करेंगे, क्योंकि इनकी कहानियां मॉडर्न होती है और इसके बोलने का अंदाज भी इतना मदहम होता है कि सुनने वाला खो जाता है। वो हर कहानी के इख्तिताम पर एक खूबसूरत सबक भी जरूर देती, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो कोई रहने लगी थी। कहानी अधूरी छोड़कर किसी सोच में डूब जाती और गुड़िया के फिर आगे क्या हुआ कहने पे वो लौट आती। इसे खुद भी याद नहीं रहता वो कहाँ तक पहुंची थी। बस वो इन पहाड़ों के दरमियान थी जहाँ खुद को छोड़ आई थी। इस रात भी वो बच्चों को वही आप बीती सुना रही थी। एक लड़का पहाड़ से नीचे लटक रहा था, फिर एक लड़की ने जाकर इसे बचाया और वो फिर खो गई। बच्चे हैरान थे। परियों और टार्ज़न की कहानी सुनते सुनते ये लड़का लड़की वाली कहानी कहाँ से आ गई। बीच में फिर क्या हुआ, गुड़िया ने बोझल आंखों से पूछा। बस कहानी खत्म। उरूज और राम सो चुके थे, इनके खराटे ही गूंज रहे थे। ऐसे कैसे खत्म? ये कहानी तो अधूरी है, इसने एहतजाज किया। जिंदगी में कुछ कहानियां अधूरी रह जाती है, इसने ख्यालों में खोए जवाब दिया। गुड़िया ने खफगी से मुंह फेर लिया और सोने के लिए आंखें बंद कर दी। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर करके अपने खुलूस का इजहार जरूर करें। शुक्रिया। फी अमानिल्लाह।